अच्छा, एक आम चीज देखी गई है, जितने भी मंदिर हैं और किले हैं ये ऊंचाइयों पर बने हुए हैं, जी। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है? हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में कौटिल्य ने भी, हाँ। आचार्य चाणक्य ने भी 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। जी, कि बहुत सारे आजकल आपने देखा है कि कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे, जी, इनकी एक मेजर प्रॉब्लम बन गई। बिल्कुल ठीक है। तो वास्तु के हिसाब से उनके घर में क्या समस्या हो सकती है और उसका निवारण क्या? संतति प्राप्ति जो है वास्तु का एक मुख्य उद्देश्य। उसमें जो भूस्वामी, गृह स्वामी है। मान लीजिए वास्तु में 5 तत्व होते हैं जी, अब कोई एक तत्व की एनर्जी बहुत हाई है जी, तो चाहे वो अग्नि तत्व ही है, जी। तो अगर उस एनर्जी को बैलेंस करना है तो वो कैसे करा जा सकता है? जो 5 तत्व की बात आप कर रहे हैं, वास्तु में उन 5 तत्व से ज़्यादा अधिकार है 10 दिशाओं का। वास्तु शांति हवन क्या नॉर्मल हवन होता है जो हम आज के रूप में करा लेते, जैसे गायत्री मंत्र से करा जी लेते, नहीं, या कुछ अलग एक विधि होती है, है? एक पूरा प्रॉपर ऑपरेशन की तरह एक पूरी व्यवस्था, एक प्रोसीजर है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा ज्यादा आए, सेल इंक्रीज हो जाए, बिल्कुल ठीक है। वो करने के लिए वास्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? सबसे पहला परिवर्तन, शुभ मुहूर्त का विचार जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तु के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो वास्तु दोष की वजह से या ग्रह दोष की वजह से या दोनों की वजह से, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो गया जिसका आप समाधान पाना चाहते हैं, या आपके घर में फाइनेंशियली या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या किसी भी एक्सपेक्ट्स में आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आपको लगता है कि आपको उसका निवारण जल्द से जल्द करना चाहिए, तो ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि ये आज पॉडकास्ट पूरा वास्तु के ऊपर होने वाला है। क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं डॉक्टर के.वी. शर्मा जी। सर नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम आनंद। वो एक एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु विशेषज्ञ हैं जो लोगों को सिखाते भी हैं और साथ में कंसल्ट भी करते हैं। तो आज के इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हम वास्तु के वो एक बारीक बारीक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, वास्तु के अनुकूल हो और आज की रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से आपके घर में वास्तु को ठीक कर पाए। तो सर, पहला सवाल आपसे यही है कि वास्तु की साइंस जो है वो आप कितना मानते हैं कि सही बैठता है, जो आज के नए युग के घर जो बन रहे हैं उसके हिसाब से? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है जी। आपने कहा कि वास्तु का साइंटिफिक या वास्तु का साइंस या वास्तु का विज्ञान, और वो कितना सटीक बैठता है। जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके प्रश्न में आपका उत्तर है क्योंकि इसका नाम है वास्तुशास्त्र। जी। ये कोई एरी गहरी नई जनरेशन की कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले आई विद्या नहीं है। ये हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ चलती आ रही हुई जो शिक्षा है, उसी में से निकला हुआ एक दिव्य ज्ञान है, जिसे बहुत रिसर्च करने के बाद प्रस्तुत किया गया है। वेद, पुराण, शास्त्र, शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का जब पहली मुख्य चढ़ाई उसकी जब चढ़ी, जिसे कहते हैं संहिता ज्योतिष, जैसे लोग जानते नहीं, मैं पहले भी आपके यहाँ चर्चा किया था। संहिता ज्योतिष, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष, जी। 3 इसके मुख्य भाग हैं। तो संहिता ज्योतिष का मतलब है एक कलेक्शन, एक ग्रुप ऑफ नॉलेज। और ज्योतिष की जो स्टडीज होती हैं, ज्योतिष की जब जानकारी होती है, जो ज्योतिष की वास्तविक जानकारी है, वो शुरुआत करते हैं गणित से। क्योंकि जब गणना नहीं तो गणित नहीं तो ज्योतिष किस बात की? सही बात है। और गणना का जब फलादेश करना शुरू करते हैं तब शुरुआत होती है फलित की। जी। जब आप इतने पे ही रुक जाते तब तक आप उसी फलित आचार्य तक, ज्योतिष आचार्य तक सीमित हो जाते हैं। जी। लेकिन वराह मिहिर जैसे दिव्य लोग, ऋषि महर्षि, ज्योतिष के स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, दैवज्ञ शास्त्र चिंतको भवति, दैवज्ञ बनना चाहिए। दैवज्ञ बनने के लिए बहुत सारी विद्याओं की जानकारी होनी चाहिए। कई बार लोग बाग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से तो उसे वास्तु आता है क्या? कैसे रमल आती है, प्रश्न ज्योतिष आती होगी क्या, इनको हाथ में दिखा ले क्या? बिल्कुल ठीक है, प्रश्न करना उचित है, सोचना भी बहुत उचित है, लेकिन बताने वाले को भी उचित सोचना चाहिए, क्या ये मेरा विषय है अथवा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी भी विद्या को, किसी भी पढ़ाई को पढ़ना शुरू करते हैं, MBBS हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, तो पहले दौर में आप सबसे पहले उसकी सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं सामान्य तौर पर। फिर एक विशेष स्ट्रीम पकड़ लेते हैं, CS, IT। आप डॉक्टरी में है तो आपने न्यूरो, नर्व्स, आपने कार्डियक ले लिया, आपने
साइकोलॉजी ले ली, जो भी आपका विषय है रुचि का, आपने उसको पढ़ना शुरू कर। जी। आर्ट्स के अंदर तमाम स्ट्रीम्स होती है, लेकिन जानकारी पूर्व में सबकी दी जाती है। तो संहिता ज्योतिष के अंदर में इसी प्रकार की सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, और उसी में नाम आया पहली बार वास्तु का। और वास्तु के साथ एक शब्द लगा शास्त्र। शास्त्र का स्वयं का ही अर्थ होता है जो शस्त्रात्रल, जो अधिकार रखता हो अपना किसी एक विषय पर, उसे शास्त्र कहते हैं। अधिकार का मतलब होता है जिसमें उसकी मूल से लेकर के और बड़ी से बड़ी जानकारी प्राप्त होता है। तो वास्तु के अंदर में मय मतम, वास्तु शास्त्र, वास्तु रत्नाकर, वास्तु प्रदीप, अनेक ग्रंथों के साथ में वास्तु की मूल कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए वास्तु को, और कहाँ तक पहुंच सकता है, ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। और जब इसे पढ़ लेते हैं तो शास्त्र का मतलब ये है कि जहां विज्ञान अपनी एक सीमा, साधारण विज्ञान आज के हिसाब से, जिसे हम छोटी मोटी भाषा में लॉजिक कह लेते हैं, इसका लॉजिक क्या है गुरुजी? लॉजिक पूछने वाले को पता होना चाहिए कि लॉजिक का महत्व कितना होता है। क्या आपको भी उसे लॉजिक पता है कि आप जिस बात को पूछ रहे हैं उसका लॉजिक आपको पता है? जिज्ञासा एक अलग चीज होती है, मुझे जानकारी नहीं है, इसको आप लॉजिक तो वो पूछता है जिसे जानकारी हो। सही बात है। और उस पे वो और जानकारी चाहता हो तब वो लॉजिक का प्रश्न कर सकता है। तो शास्त्र का मतलब ही है विज्ञान, और विज्ञान से भी ऊपर का विज्ञान, जिसके अंदर विज्ञान से भी सूक्ष्म, बारीक और मजबूत जानकारी होती है, जो अपनी जड़ से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर अवान्तर विषय संकलित होते हैं और पुरानी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। तो इतना अनवरत रूप से चला आ रहा। अब आपने कहा कि वास्तु की बात, तो हम यही से शुरू करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हमारे दर्शकों का आज जो ध्यान है वो वास्तु पर है जी। तो संक्षेप में कहेंगे कि वास्तु का अर्थ क्या है। तो वस धातु से तुमन प्रत्यय के अर्थ में योग्य भूमि को वास्तु कहते हैं, ठीक है, यानी निवास करने के लिए स्थान। ठीक है। जब सृष्टि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्य का निर्माण हुआ, तो उसे तो लगा माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, वेद भी कहता है समस्त भूमंडल ही हमारी पृथ्वी है जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भटकने लगा, सर्दी गर्मी बरसात, ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का उसे आभास हुआ, जानवर, प्रकृति, जिसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना, इन सबका बोध हुआ, तो उसे गृह की आवश्यकता पड़ी, उसे निवास की आवश्यकता पड़ी कि एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित, संतुलित, आनंद के साथ में कुछ समय के लिए रह सकूं। ठीक है। क्योंकि दिन भर तो आज भी रोजमर्रा में आदमी अक्सर आज की डेट में, खासतौर से बढ़ती हुई जनरेशन में, लगभग 12 घंटे तो अपने घर से बाहर ही रहते हैं जी जी जी। शेष घंटों में घर आते हैं, तो वहां हम सोचते हैं कि यहाँ हमें आनंद, सुकून, चैन, निद्रा, प्रेम, व्यवहार, भोजन, इसकी प्राप्ति होती रहे। ठीक है। ठीक इसी उद्देश्य को लेकर के वास्तु की उत्पत्ति है। वास्तु की उत्पत्ति के और भी अन्य पक्ष हैं, हम उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो निवास योग्य जो भूमि होती है, जो स्थान होता है, जो घर होता है, उसे ही वास्तु कहते हैं। जब आपके मन में आ जाए कि मुझे रहना, तब तक वास्तु है, नहीं तो वह वस्तु है। वस्तु निर्जीव होती है, वास्तु सजीव होता है। कोई भी भूमि, भवन, गृह निर्माण, फ्लैट इत्यादि, वो तब तक हमारे लिए वस्तु है जब तक हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां हम रहते हैं वहां हमारा लेना देना होता है। अकेले में रहेंगे तो हमारा मन लगना चाहिए। सही बात है। भय लग जाए, डर लगता हो, पीड़ा रहती हो, रोग, तो कम से कम वास्तु के 5 मुख्य उद्देश्य होते हैं। हाँ। स्वास्थ्य, धन, रोग, कष्ट और मरण, ये 5 सत्य हैं, ये हर घर में रहते हैं जी। लेकिन हमें इन सभी के पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए। हमें अच्छी हेल्थ मिले जहां हम निवास करते हैं, ठीक है, वहां पर भोजन हो और धन हो जी। उस घर में सब कुछ आदमी मैनेज कर सकता है। इसके बाद में रोग, रोग की कमी रहे, हाँ। रोग निरोग रहे, ये हमारी कामना होती है, लेकिन एक जीवन का सत्य है। इसके बाद है विविध प्रकार के कष्ट, लॉसेस, नुकसान, कलेश, गृह कलेश, आपस में व्यवहार नहीं बनना, तारतम्य टूट जाना चीजों का, अत्यधिक शांति और अंतिम में मरण। तो मृत्यु कभी बहुत एक उम्र के साथ, एक समय के साथ में यदि वह रहे तो वह सूचक होती है, नहीं तो वह दुख का भाग हो जाता है जी। तो जब हमें यह दिखता है पीछे वाले, हम इसको अगर उल्टा चलें टेबल से, कि जिस भवन में हमें इनकी महसूस ज्यादा होता है कि रोग ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, क्लेश ज्यादा है, धन धान्य टिकता नहीं है, जो यहाँ आ रहा है वह अधिक बीमार हो जा रहा है, हम यहाँ से जाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, हमारा मन ज्यादा लगता है, तब हमें लगता है कि दोष, जिसको आपने कहा, तो पहले वास्तु, तब वास्तु दोष। तो सर
आज ना इसी पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, मैं आज क्या करूंगा, आपकी और हमारी एक प्रॉब्लम बताता हूं सर आपको। आपको मुझे ये बताना है कि उसके घर में किस तरीके का वास्तु दोष है और किस डायरेक्शन में है और वो सही कैसे हो सकता है। जैसे पहली समस्या हमारी यही है कि करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके घर में किस प्रकार का वास्तु दोष होगा? जी, हो ना हो उन्हें अपना वास्तु किसी, पहली बात तो किसी अच्छे वास्तु विचारक से दिखाना चाहिए। ठीक है। तो पहले वास्तु विचारक को भी परख ले जी। उनकी जानकारी कितनी है, उनका अनुभव कितना है। जी जी। दोनों आवश्यक है। उसके अलावा ग्रोथ नहीं हो रही है, हो सकता है कि सबसे पहले कि मुख्य द्वार पर, और कम से कम मैं इस समय कह सकता हूँ लोगों के प्राय मुख्य द्वार पर द्वार गणपति नहीं है, देहली विनायक की स्थापना नहीं है। लोग जब घर में आते हैं, घर से जाते हैं, तो वहां पर अपने दाहिने तरफ अपने कुल देवी देवताओं का, बाएं तरफ पितरों का और देहली पर महालक्ष्मी का ध्यान करके यदि आप घर में घुसते हैं तो वो भवन नहीं, आपके लिए मंदिर समान हो जाता है। और जब आप बाहर निकलते तो भी प्रणाम कर जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ सकुशल लौटूं, आनंद के साथ। मैं कमाने जा रहा हूँ तो कमा कर लौटूं, मैं व्यापार से जा रहा हूँ तो व्यापार करके लौटूं, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ तो आनंद से लौटूं। ठीक है। तो मुख्य रूप से सबसे बड़ी गलती वहीं से प्रारंभ हो जाती है। हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, हमारे लिए वो एक दीवार है, हमारे लिए वो एक पीस है। ठीक है। एक कुत्रचित एक कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू पे टीवी के अंदर किसी का इसी तरह का पॉडकास्ट संभाषण था। वहां किसी ने प्रश्न किया, सर द्वार गणपति तो गेट पर जो है गणेश जी नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा, वास्तु विचारक ने बताया, द्वार पर गणपति आपके चौकीदार नहीं है। बड़ा गलत प्रश्न है, बड़ा गलत उत्तर है। पूछना ही गलत है कि चौकीदार, देवता चौकीदार नहीं होता। सही बात है। माता पिता के से भी ऊपर होते हैं। तो जिस प्रकार से अभी भी आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में या घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो प्राय घर के बाहर द्वार पर आसपास रहते हैं। हाँ। कौन आया कौन गया उन्हें पता है। आपकी आधी समस्या तो वही समाधान कर देते हैं। उसके लिए सोसाइटियों के अंदर आपको आजकल गार्ड्स की जरूरत है। जी। वो पूछ के बताता भैया भेजेंगे नहीं भेजेंगे। वो गणेश जी वही काम करते हैं। जिनको आप देख पा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिस ऊर्जा को आप नहीं देख पा रहे, तो ज्योतिष, वास्तु, प्राकृतिक ऊर्जा और व्यक्ति और मकान, इनके बीच का संबंध है। तो प्रकृति की ऊर्जा और उस प्रकृति की ऊर्जा का सूक्ष्म भाग हमारे गृह वास्तु, और उन दोनों के बीच में है वो मनुष्य। इसका जो तारतम्य है, उसके बीच में जो ऊर्जा काम कर रही है, जो दशों दिशाओं से हमारे पास आ रही है, उस पर वो नजर रखते हैं, मुख्य द्वार से नजर रखते हैं। ठीक है। कि कौन ऊर्जा आए, कौन ऊर्जा न आए। तो देहली विनायक जो है वो बहुत आवश्यक है, वास्तु का एक मुख्य अंग है। वास्तु देखने का नहीं, वास्तु का विधि स्थापना कराने का। तो पूजन क्रम में जब गृह निर्माण के बाद जब वास्तु का प्रवेश होता है, वास्तु की विधि होती है, वास्तु का विधान होता है, पूजा होती है, उसमें देहली विनायक का बड़ा अहम भूमिका है। तो देहली विनायक नहीं होना, द्वार पर आपका लक्ष्मी जी का निवास नहीं होना, ये। दूसरा, प्राय ज्योतिष वास्तु कहता है कि जो हमारा पाकशाला है, भोजनशाला है, जैसे रसोई, किचन कह देते हैं आजकल, भोजनशाला में भगवान का प्रसाद बनता है और पाकशाला में भोजन या रसोई तैयार होती है। लेकिन किचन में क्या बनता है ये मुझे नहीं पता। आपको खाना खाना है, खाना हमारे यहाँ कोई शब्द नहीं होता। खाना खाएंगे उसकी ऊर्जा लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आप खाने को भोजन समझेंगे तो शरीर में ऊर्जा देगा। और यदि नैवेद्य समझ के भगवान का प्रसाद लेंगे, 100% वह आपके लिए पूरी तरह से ऊर्जा का काम करेगा। क्योंकि तोदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। भगवान ने अगर हमको आशीर्वाद दिया, माता पिता दिए, रहने के लिए छत दी है, और उसमें अगर सुंदर सा भोजन दिया है, यदि वो थोड़ा भी है, कम भी है, ज्यादा भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, जिसके लिए दिन भर आदमी अपनी गतिविधियां चालू रखता। तो पाकशाला के अंदर कहा गया है कि जो गृह स्वामिनी होती है जी, जब यजमान से वास्तु प्रवेश करवाते हैं तो उसके बाद रसोई की पूजा करवाई जाती है। तो वहां पर उनसे, घर की लक्ष्मी से, मुख्य जो स्त्री हैं उनसे घर के अंदर रसोई की पूजन होती है। वहां अग्नि का स्थापना, अग्नि का ध्यान पूजन कराया जाता है, अन्नपूर्णा का निवास करवाया जाता है। तो क्या उस घर की गृह स्वामिनी वो प्रतिदिन उस रसोई के अंदर प्रणाम करके ये विचार करती हैं, ये अन्नपूर्णा माता आपका यहाँ पर जो है निवास बना रहे,
जी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हम उनसे भिक्षा रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। बाबा विश्वनाथ भी उनसे प्रतिदिन काशी के अंदर भिक्षा के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, मांगते नहीं जाकर के, क्या बनाया ले आइए उठा करके। सही बात है। तब भोजन नहीं होता। तो उसकी शुद्धि रखना, आप उसमें झूठा करते हैं कि नहीं, आपका उसमें अग्नि का स्थान ठीक है कि नहीं, जल का स्थान है कि नहीं, बर्तन धोने का स्थान ठीक है कि नहीं, क्या आप उसमें कहीं पर भी झूठा रख देते हैं, क्या भगवान के भोग का और बाकी भोजन में कुछ अंतर रखते हैं। तो सबसे मूल है गृह स्वामिनी का रसोई के अंदर में ध्यान। तो जहां वो रहता है वहां पर धन धान्य की वैसे भी उपलब्धता घर में कम होती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है ज्योतिषीय कारणों से या कुछ और कारणों से, व्यापार वृत्ति नौकरी में कुछ कमी हो सकती है, घर में कमी पैसे और भोजन की नहीं होती है जी। दूसरा, उसी गृह स्वामिनी की एक जो है जिम्मेदारी बताई गई है कि वे वहां पर नित्य सबसे पहले सुबह में प्रातः काल वो वहां पर झाड़ू लगाए। और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कहने में, शायद कदाचित आजकल के, आपने कहा कि रोजमर्रा जिंदगी में धीरे धीरे ये स्वभाव हो रहा है कि हमारे घर में सहयोगी आते हैं तो वही जिम्मेदारी से कर देते हैं, तो हम किचन में उनसे करा लेते हैं। जी नहीं, किचन की जिम्मेदारी गृह स्वामिनी की होती है, घर लक्ष्मी की होती है, इसलिए उनका नाम गृह लक्ष्मी है। अब ये मत कहिए झाड़ू लगाने से गृह लक्ष्मी होती है। जी नहीं, उनसे, उनके विचार से घर के अंदर उनकी प्रसन्नता से अन्नपूर्णा का निवास रहता है, और उन्हीं की प्रसन्नता से वो घर में जब झाड़ू लगाती है उससे दरिद्र का नाश होता है। इसलिए गेट के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर और रसोई में कम से कम 2 जगह ना हो तो कम से कम वहां पर झाड़ू का कुछ स्पर्श भी करा दें, उस घर के अंदर समृद्धि हो जाती। अब तीसरी बातें कुछ और हो सकती है जो वास्तु देखने के बाद ही कह सकते हैं कि वहां का होता है उनके यहाँ पर जो धन रखने का स्थान है उसकी दिशा ठीक नहीं है, या उत्तर के अंदर में जहां पर हमारे यहाँ पर बैठक या अतिथियों का सत्कार होना चाहिए वो जगह जो है वहां पर हमने कक्ष बना रखा हो या बाथरूम बना रखा हो या ऐसी कोई दिक्कतें हो तो उसे देख करके ही एक बार विचार करना उचित रहता है। लेकिन शर्मा जी, आपको लगता है कि कलयुग के प्रकोप से कोई बच पा रहा है? जितने आपने शुद्ध विचार बताए हैं उतने लोग फॉलो कर पाते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात है शास्त्र विज्ञान की, या तो आप मानिए मत, या तो आप उसको बनने के बाद फिर उस पर विचार मत कीजिए। यानी मानना है तो ठीक से मानिए, नहीं तो इसलिए वास्तु का एक सिस्टम है, एक तरीका है। लोग बाग आजकल बनने के बाद, रहने के बाद उसमें वास्तु का विचार करते हैं। ये ठीक नहीं है, किचन ठीक नहीं है, लगता है मुझे बाथरूम का दोष है, गेट चौड़ा कर देते हैं, कलर बदल देते हैं। ये ब्लाइंडनेस नहीं होती है। वास्तु तो शुरू होता है सबसे पहले जब हम देखने जाते हैं भूमि को, वहीं से ही तब किसी विद्वान से दिखाया जाता है कि गुरुजी ये भूमि हमारे लिए कैसी है। वे वहां पर अलग अलग प्रकार के पिंड साधन करते हैं, भू शुद्धि का विचार करते हैं, वृक्ष वास्तु चक्र चेक करते हैं कि लेने वाले के लिए यह भूमि फलदायी है, सामान्य है या नुकसानदायक है, ऋण देने वाली है, रोग देने वाली है, कष्ट देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, या भूस्वामी के मरण देने वाली है। इसका विचार वो वहीं कर लेते हैं। उसके बाद ही अच्छा वास्तुविद कहता है कि ये भवन, ये भूमि आप लीजिए। सबसे पहले प्रायः खाली भूमि पर वास्तु विचार होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, 100 गज सा हो, कुछ डिसमिल हो, कुछ एरिया कम हो, या बड़ा 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ कितना भी हो सकता, 100 एकड़ भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जिस समय वास्तु का प्रारंभ रचना है उस समय तो हमारे यहाँ पर राजा व्यवस्था थी। जितने भी किले, जितने भी आप दुर्ग देखेंगे, दुर्ग जो है, किले जो हैं, वो वास्तु की उत्तम रचना है। जितने भी मंदिर देखेंगे, बृहद मंदिर भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह वास्तु विचार है। और उनकी अखंड भूमियां हैं, कई कई बीघों में, कई कई हेक्टेयर्स में उनकी जमीन है। अच्छा, एक आम चीज देखी गई है, जितने भी मंदिर हैं और किले हैं ये ऊंचाइयों पर बने हुए हैं। जी, तो इसके पीछे क्या कारण रहा है? हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में कौटिल्य ने भी, आचार्य चाणक्य ने भी 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। तो उसके अंदर में वन दुर्ग होते हैं जो जंगलों में बनाए जाते हैं। जैसे जयपुर के पास में रणथंभौर एक जगह है जहाँ पे टाइगर सेंचुरी है। मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर राज्य के जो राजा थे, चित्तौड़ का जो है उसे दुर्ग व्यवस्था। एक जल दुर्ग होते हैं, जैसे जयपुर में जल महल है,
सासाराम में रोहतास के अंदर, रोहतास का जो है शेरशाह सूरी का मकबरा, उसे आज का नाम दिया है, वो है। तो वो बीच में, जल के बीच में उदयपुर का किला है, वो बना हुआ है। पार्वत दुर्ग होते हैं जो पर्वतों पर ऊंचाई में बनाए जाते हैं। ठीक है। सुरक्षा, नजर रखना, दूर से ही अपनी व्यवस्था बनाना, और उसके अंदर वो गोपनीय भी बहुत कुछ रास्ते बनाते थे। जल की व्यवस्था भी होती थी, शुद्ध जल की निकासी की व्यवस्था लाल किले के अंदर भी है। लाल किला बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, उसमें से जो शुद्ध जल की व्यवस्था है, बरसात का जल किधर जाएगा, बेकार किधर जाएगा, और वो किधर से किधर जाएगा, कहीं वो फाउंटेन के रूप में नजर आएगा, कहीं वो दिखेगा ही नहीं आपको, और वो सीधे जाके नदियों में मिल जा रहा है, क्योंकि उसमें अंदर से अंदर सुरंग भी रहती थी। जयपुर के मुख्य किले से जलमहल के दुर्ग तक अंदर से रास्ता बना हुआ है, जिसे विशेष परिस्थिति में राजा महाराजा उसे उपयोग भी कर ले। हम इतना विचार नहीं करते आजकल जी। आपने जो, तो समस्या हमारी है, समस्या शास्त्र की नहीं है। हम कहां से शुरू करते हैं, समस्या इस बात की है। तो या तो आप उस पर आइए मत, या तो उसको इतना ही विचार कीजिए जितनी आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं आपसे, एक बात जान लीजिए, मेरे विचार में, मेरे अनुभव में, और जो श्रुत परंपरा में हमने सीखा है, सब कुछ उचित, सब कुछ एकदम अनुकूल नहीं होता, त्रुटियां होती ही हैं। तो त्रुटियां रहेंगी, थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं। त्रुटि कम है, ज्यादा है, कितने जगह तक उसको वर्ण हटा सकते हैं, नजरअंदाज किया जा सकता है, वह देखना चाहिए। हर चीज एक्यूरेट आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और हो भी जाए तो भी आपके लिए ऊर्जित हो जाए, यह भी नहीं होता। कुछ कुछ हमारे गृह, हमारे ग्रहों, ज्योतिष और वहां रहने वालों के विचार का भी फर्क पड़ता है। व्यवहार भी एक उसके अंदर अंग है। तो जैसे अगली हमारी समस्या है कि बहुत सारे आजकल आपने देखा है कि कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे जी। इनकी एक मेजर प्रॉब्लम बन गई। बिल्कुल ठीक है। तो वास्तु के हिसाब से उनके घर में क्या समस्या हो सकती है और उसका निवारण क्या है? जी, संतति प्राप्ति जो है वास्तु का एक मुख्य उद्देश्य। उसमें जो भूस्वामी, गृह स्वामी है, उनका कक्ष और उनके कक्ष के बाद भी उनके यहाँ पर जहाँ वो लोग निवास करते हैं, उसकी व्यवस्था कैसी है, इसका बड़ा प्रभाव होता है। किधर से वो सोते हैं, किधर उनका सर रहता है कक्ष के अंदर, और किस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। आपका जो कक्ष में जाने का, अपने घर में रहने का विचार है, वो कैसा है, यह उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। साथ ही साथ ईशान कोण या हमारे घर का पूजन स्थल, उसका विचार भी होना चाहिए। ठीक है। उससे भी संतति प्राप्ति के अंदर सफलता मिलती है, फायदा भी मिलता है, उपाय भी मिलता है। साथ में मैं कहूँगा, आजकल आपको जरूर अपना उसी समय ज्योतिष के माध्यम से अपना हॉरोस्कोप, नटल चार्ट भी चेक कर लेना चाहिए। परिस्थिति हमारे लिए कब अनुकूल हो रही है, कौन सा समय हमारे लिए अनुकूल है, योगादि योग कब कहते हैं हमें, उसका भी बड़ा प्रताप रहता है। ठीक है। तो किस डायरेक्शन में वैसे हस्बैंड वाइफ को सोना चाहिए सर, वास्तु के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से? देखिए, अगर भूस्वामी मकान के मालिक हैं, क्या उस मकान में कई एक फैमिली रहती हैं, पिताजी भी हैं, भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो उनके लिए अलग अलग विचार अपन कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य जो मालिक हैं, जिनके नाम से घर है, जिनके पास रजिस्ट्री हुई है, वो उसके मुख्य स्वामी कहलाते हैं, या जिन्होंने पूजन करवाया है, वो उसके मालिक कहलाएंगे, भूस्वामी कहलाएंगे। क्या वास्तु में कोई ऐसी चीज भी लिखी हुई है कि जो ग्रह है, जो घर है, वो महिला के नाम से नहीं करना चाहिए, हमेशा पुरुष के नाम से ही लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा गया। तो गृह स्वामी, गृह स्वामिनी दोनों का योगदान है और शुरू से है। तो भूस्वामी और भूस्वामिनी दोनों का ही अधिकार। ऐसा कोई विचार नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, शास्त्र में रचित पठित नहीं है। तो उनका निवास स्थान खासतौर से पश्चिम नैऋत्य कोण के अंदर में बताया गया। तो कक्ष यदि वहां रहता है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में है आपका, और यदि वेस्ट में है, और कई बार जो है व्यवस्था के हिसाब से कुछ उसमें बदलाव होते भी हैं, फ्लैट है, ठीक है, या कुछ ऐसी व्यवस्था की वहां नहीं बना सकते हैं, तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके दूसरी दिशाओं में भी, उपदिशा जिसे कहते हैं, वहां पर उसे बना देते हैं। कभी कभी उसका
कक्ष के अंदर का ही वातावरण बदल जाता है। यदि भाई गेट इधर से है तो गेट इधर से नहीं करके गेट इस साइड से कर लेते हैं और बेड इस तरफ से लगा देते हैं। जब एक सामान्य व्यवस्था है। जब आप वास्तु करते हैं जी, तो क्या सिर्फ आप वास्तु दोष के बारे में ध्यान देते हैं या उनका कुंडली वगैरह भी चेक करते हैं, उनके ग्रह दोष के ऊपर भी आप विचार करते हैं? जब हम लोग वास्तु देखते हैं तो मैंने कहा आपसे मुख्य रूप से हम तो वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहाँ से घर बनना शुरू होने वाला है। तो वास्तु भूमि देखना, उसके बाद गृह आरंभ मुहूर्त नींव, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे लोग बाग सामान्य तौर पर नहीं जानते हैं, कराने वाले कह देते हैं कि ईशान कोण पे कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। उसकी मुहूर्त चक्र में उसकी व्यवस्था है, ये किस कॉर्नर से जो है स्टार्ट होगा। और कई लोग तो दिशाओं में कर देते हैं, दिशाओं से नींव जो मकान का पहला स्ट्रक्चर होता है वो वहां से स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए कॉर्नर्स की व्यवस्था ही दी गई है। तो उन क्षेत्रों में उसे पहले वहां से देखना चाहिए। उसके बाद जब गृह बनना शुरू होता है तब वहां पर वास्तु का जो संकरण है कि रसोई, मुख्य द्वार, मुख्य भवन में एंट्री, वहां से आपका अतिथि का जो है गेस्ट आपका रूम है वो, बैठक, रसोई घर और फिर आपका शयन कक्ष, ठीक है, इन सब का विचार करते हैं। और उसके बाद यदि व्यवस्था नहीं बनती तो उस कक्ष में क्या कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं तो उसका विचार करते हैं। मान लीजिए वास्तु में 5 तत्व होते हैं जी। अब कोई एक तत्व की एनर्जी बहुत हाई है जी, तो चाहे वो अग्नि तत्व ही है जी, तो अगर उस एनर्जी को बैलेंस करना है तो वो कैसे करा जा सकता है? जो 5 तत्व की बात आप कर रहे हैं, वास्तु में उन 5 तत्व से ज्यादा अधिकार है 10 दिशाओं का जी। और एनर्जी का वो सोर्स वही है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके साथ में 4 कॉर्नर जी, और एक हमारा आकाश और एक उस भूमि का नीचे का स्थल, जिसे पाताल कह सकते हैं, भूमि का अधोभाग कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वहां पर जो है एनर्जियां, जो 10 कोण है हमारे, जो 10 दिशाएं हैं, उन 10 से उन 5 तत्वों को हम कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी एक तरफ हमें किसी एनर्जी के उसमें किसी तत्व में हमें दिक्कत हो रही है तो दूसरे वाले भाग को मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हमें कुछ ताम्र पीठिका लगानी है, वास्तु यंत्र लगाना है, पुनर्ऊर्जित करना है, वहां पर हवन होता है कि नहीं, वास्तु के देवताओं की उपासना होती है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे वो दोष बहुत सकाशात निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि दिक्कत है अथवा नहीं है। तो ये उसके लिए एक सामान्य और अच्छा उपाय है। मैंने एक वास्तु कंसल्टेंट से इस बारे में संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर में काल भैरव जी का हवन करा लीजिए जी। वो एक हवन मात्र से आपके घर में जितने भी वास्तु दोष होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ उनकी जानकारी कितनी थी या किस पक्ष से उन्होंने कहा, लेकिन जहां तक रही बात वास्तु शांति हवन की, तो वास्तु शांति तो खुद ही अपने आप में एक दिव्य हवन और बड़ा यज्ञ है। मनुष्य के जीवन में 3 ही बड़े काम बताए गए हैं, यज्ञ भविष्य संस्कार, जनेऊ धारण कराना, विवाह संस्कार और गृह प्रवेश। तो ये तीनों यज्ञ की तरह ही है, किसी बड़े काम की तरह होते हैं। ठीक है। जब हम गृह की स्थापना करते हैं, हम तो बाद में रहने आते हैं, उसके पहले उस भवन की पूजा करते हैं और उस भवन में 81 देवताओं का निवास बना देते हैं। और बना क्या देते हैं, सकाशात है वो 81 देवता पूरे भूमंडल को उसी तरह से घिरे। हम तो उस भूमंडल में हम भी छोटे से हिस्से में हम रह रहे हैं, तो हम ठीक उन्हीं का विचार यहाँ करते हैं। तो 81 देवता वहां पर विराजमान करते हैं। एक बात और मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पर वास्तु 3 जगह देखा गया है शास्त्र में, 3 वस्तुओं के लिए, मतलब 3 विषयों के लिए वास्तु की चर्चा है। पहला है देवालय, मंदिरों की स्थापना, वहां 64 वास्तु देवता ही होते हैं। ठीक है। दूसरा जलाशय, पहले लोग बाग, राजा महाराजा पब्लिक के कल्याण के लिए, जो है जनता के कल्याण के लिए जलाशय, नदी, तालाबों का निर्माण, बावड़ी का निर्माण कराते थे, जल को, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए। और आप सोचेंगे कि आज की जनरेशन में पढ़ी लिखी जनता, अच्छे भले रहने वाले लोग आज भी रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं करते, और अपने घर में छोड़िए, जो खाली क्षेत्र है वहां भी नहीं करते हैं। तो देवालय वास्तु, जलाशय वास्तु, फिर आता है गृह वास्तु। तो हम जिसकी चर्चा करें वो गृह वास्तु। गृह वास्तु में कुछ देवता बढ़ जाते हैं, 81 देवता, क्योंकि उनमें रोग, मृत्यु जैसे देवता भी हैं। जो घर में रहते हैं वो देवालय में निवास नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ रहने वाले देवताओं में रोग और मृत्यु भी देवता है, उनको भी प्रणाम किया जाता है।
कहा भी जाता है रोगाय स्वाहा मृत्युवे स्वाहा, ठीक है। हम्म, तो हर वर्ष कम से कम एक बार हम्म, घर में वास्तु शांति हवन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे कोई इष्ट देवता है, आपने कहा काल भैरव की उपासना है, देवी की उपासना है, जी, गणपति की उपासना है, विष्णु की उपासना, हम वैष्णव है, कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं, या हम शैव है, भगवान शिव का, उनका विशेष उसके अंदर योगदान पूजा में हो जाता है। ठीक है। लेकिन वास्तु के देवताओं को ऊर्जित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो लोग इग्नोर करते हैं, वो है वास्तु शांति विधि। और वास्तु शांति के बाद प्रत्येक वर्ष उसमें कम से कम एक बार वास्तु शांति हवन, क्योंकि देवताओं को भविष्य ही चाहिए और उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो विपरीत देवता भी आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं कि उसका आपके ऊपर कम प्रभाव पड़े, और अच्छे देवता आपको बड़ा आशीर्वाद देते हैं। उसमें इंद्र आदि देवता भी हैं जो आपको ऊपर के ऊपर उन्नति कराने की और तरफ ले जाते हैं। सही बात। उसमें कुबेर भी है, उसमें श्री भी है, उसमें ब्रह्म भी है। तो वे देवता आपको वहां पर अच्छे से आनंद के साथ निवास करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है वास्तु शांति विधि का ध्यान रखना, वास्तु यंत्र का स्थापना कराना, गृह जब बनता है उसके अंदर वास्तु की मूर्ति जो विधि से लगवाई जाती है जी, जमीन के अंदर, वो लगवाना। फ्लैट है तो फ्लैट में लगाने का भी तरीका होता है, उसकी भी पूजा का सिस्टम है, वैसा ही है, थोड़ा सा लघु हो जाता है, संक्षेप हो जाता है। उसके बाद में कई बार उसमें आवश्यकता पड़ती तो तांबे का तार, चांदी का वायर या सोने की किसी वस्तु या किसी विशेष यंत्र को रखवाने से किसी दिशा में, क्योंकि यंत्र जो होते हैं वो किसी धातु से निर्मित होते हैं, और जो धातु से निर्मित होता है उसके अंदर ऊर्जा का केंद्र थोड़ा ज्यादा होता है। जी, सही बात है। इसलिए हम लोग उसे धारण करते हैं। ठीक है। तो उससे सामान्य तौर पर उससे हम सही कर सकते हैं, तो हम उसी से उसको उपाय कर सकते हैं बजाय उसे तोड़ने के। और कभी भी किसी भवन को सामान्य तौर पर तोड़ा नहीं जाता। बहुत आवश्यक हो, बहुत बदलाव करना हो तो उसकी जीर्ण वास्तु विधि से उसकी पूजा करने के बाद ही, आज्ञा लेने के बाद ही किसी को बदलाव करना चाहिए। नहीं तो बदलाव किसी को हम सामान्य तौर पर रहते हैं कहीं पर किसी कक्ष में, और हमसे कल घर वाले हमारे कहीं बड़े पिताजी हों, कहे कि बेटा तुम कल से इस कमरे में नहीं सोओगे, उस कमरे में सोओगे, तो हमें वो खराब लगेगा। वैसा नहीं होना चाहिए। पहले से बातचीत हो जाए कि हमें बदलाव करना है तो वो ठीक लगता है। तो गृह वास्तु में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने आज मन किया, किसी ने आपको सजेशन दिया कि रसोई तोड़ दीजिए, वहां बाथरूम तोड़ दीजिए, ये उचित नहीं है। और उचित है तो उसके पहले जरूर किसी विद्वान से, वैदिक विद्वान से पूछ करके, वैदिक विधि से पहले पूर्व पूजन और बाद में फिर उसकी स्थापना पूजन, तब वहां वापस निवास। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है इसमें, मुहूर्त या वास्तु? ये सब एक कॉम्बिनेशन है। भूमि खरीदने का भी मुहूर्त है सर, रजिस्ट्री करने का भी मुहूर्त है, निवास का भी मुहूर्त है, वहां रहने का भी मुहूर्त है। मुहूर्त के साथ साथ में ये जो व्यवस्था है तो बनाने की भूमंडल की व्यवस्था। मान लीजिए राहु काल में किसी ने रजिस्ट्री कराई और राहु काल में ही उसने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, जी गलत तो क्या है। समस्या है? राहु काल की समस्या भी आ सकती है। राहु के साथ में राहु मुख का विचार जरूर होता है। अच्छे वास्तुविद, पारंपरिक वास्तुविद उसका विचार रखते हैं। राहु मुख में नींव का विचार रखते हैं। पंचक में जो अंतिम के 5 नक्षत्र होते हैं हमारे, उनके अंदर में छत नहीं डाली जाती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में न तो बिस्तर यानी बेड बनाया जाता है, खटिया का निर्माण नहीं होता है, उसके अंदर छत निर्माण भी नहीं होता है। तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि छत कब डली है, छत कब डलाई जा रही है। जहां तक हमसे संभव है तो हम वहां विचार करें। मान लीजिए हमारा नहीं है भवन, हमने किसी बिल्डर के द्वारा बनवाया है, तो बिल्डर को चाहिए कि उसका विचार करके ही उसे निर्माण करे। और फिर आपने जो कहा कि राहु काल या किसी शुभ काल की, निश्चित तौर पर उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपके हिसाब से घर में मंदिर किस डायरेक्शन में होना बहुत शुभ माना जाता है? सामान्य तौर पर सुनते हैं सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि ईशान कोण को ईश का निवास मान लेते हैं, ईश्वर का। लेकिन उत्तर भी जो है वो उचित है और पूर्व भी है। कॉर्नर इसलिए दिया गया है हमें कि बीच का स्थान है। दूसरी बात, दिशा बदलती है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द पे, दिशा स्थिर नहीं होती है। आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न है? बिल्कुल, ये कैसा उत्तर है? मैं सोच रहा हूं आप जिस बारे में। क्योंकि पूर्व जो है, पूर्व वो होता है जहां से सूर्य उदित होते हैं जी। पूर्व वो नहीं होता है कि मेरे घर की खिड़की से तो यहाँ देखते हैं जी, ऐसे नहीं होगा। अभी दिसंबर का महीना है, यदि आपके घर से ठीक सूर्य भगवान अभी दिख रहे होंगे
आप मई में चेक करिएगा, वो आपको अपने बाएं तरफ दिखाई देंगे। और आप 1 महीने चेक करेंगे, अगर आपके वहां से जुलाई के आसपास ठीक दिखते हैं तो आप जरूर चेक करिएगा, पेंडुलम की तरह आपको दिसंबर में कुछ इधर दिखेंगे और अप्रैल में इधर दिखाई देंगे। तो किस पर भरोसा करें, कंपास पे या सूर्योदय पे? राइट, कंपास जो व्यवस्था है, कंपास ज्योतिष वास्तु का ही तो एक टूल दिया हुआ है, क्योंकि सूर्य भगवान की जो स्थिति वो उत्तर और दक्षिण की तरफ गतिविधि होती है। जैसे उत्तरायण और सूर्य जो है दक्षिणायन कहते हैं जी, जो 14 जनवरी को, फिर अभी मकर संक्रांति से आप लोग कहते हैं। तो सूर्य जब मकर राशि तक पहुंच जाते हैं तो वो दक्षिण क्रम में भूमि के, पूरे भूमि मंडल के दक्षिण में होते हैं। इसलिए शरद ऋतु अधिक होती है, शरद का प्रताप होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, ठंडे प्रदेशों में और ज्यादा पड़ती है। अमेरिका इत्यादि के अंदर तो -17-18 डिग्री तक टेम्परेचर सामान्य शिकागो इत्यादि शहरों में जहाँ लोग निवास करते हैं वहां हो जाती है जी। और उत्तर का जब भगवान का भ्रमण होता है तो गर्मी का अधिक प्रकोप होने लगता है। तो पूर्व वही होता है जिधर सूर्य उदित होते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए कभी कभार रिजिड हो जाते हैं कि नहीं यही पूर्व है, ऐसा नहीं होता। माह के अनुसार, समय के अनुसार देखा जाता है। आपको नहीं समझ में आता, आप कंपास देख लीजिए, लेकिन जो जानकार है वो तो देख के बता देगा। वो नीचे जब कहीं जाते हैं वास्तु देखने वाले लोग, वो बाहर की परिवेश को देखने के बाद घर में जाते हैं। अगर किसी को अपने घर में नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, उसको लगता है कि कोई भूत प्रेत आत्मा मेरे घर में निवास करती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हो रही होंगी इसके घर में और क्या वास्तु दोष हो सकता है? बहुत अच्छी बात पूछी। मैंने आपसे शुरू में 4 चीज कही थी, उसमें था रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा, बाधा, मरण, मृत्यु। यदि आपको ये ज्यादा महसूस होती है घर में, इसके साथ साथ में अशांति, कि सब कुछ तो है लेकिन या तो कलेश ज्यादा है या तो बहुत ज्यादा शांति है जी। हम घर में 4 मेंबर है, 4 कमरे हैं, सब अपने अपने मोबाइल लेके अपने कमरों में लगे हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठने में, बात करने में कोई इंटरेस्ट, कोई हमें एक दूसरे के परिचय में कोई मतलब नहीं, आनंद नहीं आता। तो वो ऐसे जगह पे निवास करना योग्य ठीक नहीं होता। दूसरी बात कि वहां पर दिक्कत क्या हो सकती है, निश्चित तौर पर सामान्य तौर पर हम लोग कहेंगे कि वहां का पहली बात है कि वहां पूजा नहीं होती है। कौन सी पूजा? वास्तु पूजा। उस भवन में, उस भूमि में कई सालों से, कई समय से वास्तु शांति हवन नहीं हुआ। वास्तु शांति हवन क्या नॉर्मल हवन होता जो हम आज के रूप में करा लेते, जैसे गायत्री मंत्र से करा लेते हैं, या कुछ अलग? एक विधि होती है, एक पूरा प्रॉपर ऑपरेशन की तरह एक पूरी व्यवस्था, एक प्रोसीजर है। उसके अंदर, वास्तु के अंदर में गणपति, कुल देवी देवता, पितरेश्वर, और उसके साथ में वास्तु के 81 देवता, आपके क्षेत्रपाल, योगिनी, और इनके साथ भी उपांग प्रमुख देवता, इन सब का विधि से पूजन होता है, सबका क्रम से आहुति होती है। क्योंकि आपने जो कहा, थोड़ा विषय हो सकता, अंतर हुआ हमारा, विषयांतर विषय हो सकता, लेकिन बहुत जरूरी है। केवल भूमि, उस भवन से ही मतलब नहीं है, हमें उसके आसपास के वातावरण से ही मतलब है। सही बात है। हमें उसके चौक चौराहों से ही मतलब है कि वहां पहुंचते ही क्या हम ठीक से रहे। श्मशान की भूमि तो नहीं आसपास रहती है, क्या आसपास कोई इस तरह की भोजन करके निरामिष जो है नॉन वेजिटेरियन वस्तुएं हमारे घर के बाहर, घर के अंदर हम लोग छोड़ तो नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का दृष्टि दोष, नजर दोष जो आपने कहा, और मैं अंधविश्वास पे नहीं जाता हूँ, लेकिन भूत प्रेत पिशाच शाके ने डाके नहीं, ये तो शास्त्र में शुरू से कहे गए हैं, आज से नहीं है, और होते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट ना आवे। निश्चित तौर पे तो ये एक नेगेटिव एनर्जी के तौर पर हमेशा काम करते हैं। इसलिए योगिनी और क्षेत्रपाल, 2 देवता उसमें मुख्य रूप से, वो भी एक नहीं है। क्षेत्रपाल जो है उसे भैरव देवता कहते हैं, जिससे कहा आपके यहाँ किसी ने, आपने कहा, किसी ने बताया था कि आप घर में करा लीजिए, तो भैरव अकेले नहीं है, भैरव में 49 भैरव की पूजा होती है, उनकी भी आहुति होती है। उनका काम है आपको उस क्षेत्र को सुरक्षित रखना, आपको रहने के लिए परमिशन देना, आपको वहां रहने के लिए एक सुरक्षित माहौल देना। योगिनी जो देवियां हैं वो आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच डाके इत्यादि देव, जो ये पापा ग्रह, ये जो पापा युति है, ये जो जो इस तरह की वस्तुएं, जो नेगेटिव एनर्जी है, उन्हें हमसे दूर रखती है, हमें बचा के रखती है, वो अपने पास ही उसे रख लेती है कि इधर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, वो वहां से संतुष्ट है। तो दूसरी बात, उस भवन भूमि में निश्चित तौर पर आतिथ्य सत्कार नहीं होता होगा। 5 नित्य कर्म हमारे जीवन में सनातन परंपरा में बताए गए हैं, जैसे बलि वैश्वदेव कहते हैं। उसमें पहला काम है कि नित्य
माता पिता गुरुजनों देवताओं की पूजा इत्यादि। हम कहते हैं घर में पूजा कर ली, बहुत अच्छी बात है जी, नित्य पूजा कर ली, करना भी चाहिए। भगवान ने इतना दिव्य स्वरूप दिया, इतनी सुंदर काया दी, इतने बढ़िया रहने के लिए मकान दिया, भोजन दिया, अब क्या चाहिए? तो नित्य उसको धन्यवाद तो देना ही चाहिए। सही बात है। ये नित्य पूजा होती है। क्या वहां पर गाय की रोटी निकलती है? पहले रोटी गाय को दी जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। यानी कीट पतंगों के लिए कुछ दानार्थ सोच के निकाला जाता है। क्या वहां पे अतिथि अभ्यागत का स्वागत होता है, या हम गेट से ही पूछ करके रख देते हैं ठीक है घर पे नहीं है बाद में? ये हमारी व्यवस्था नहीं है। भारतीय संस्कृति परंपरा में तो आप आइए, पहले हाथ मुंह धोइए, पानी पीजिए, फिर बताइए हाँ बताइए क्या काम है। वो व्यक्ति अगर नेगेटिव ऊर्जा भी लेके आया होगा तो निश्चित तौर मानिएगा वो आपसे प्रसन्न होकर चला जाएगा कि जाने दीजिए, आपसे क्या कहूँ मैं। आपने इतना मेरा आओ भगत कर दिया, मुझे नाश्ता करा दिया, भोजन करा दिया, तो वो आपसे कुछ कह भी नहीं पाएगा संकोच के। सही बात है। तो क्या वहां पर ये होता है? तो जो हमारे पंच जो बलि वैष्णो देवी के कर्म है उसमें हव्य और कव्य है। हव्य और कव्य मतलब क्या वहां पर लगातार देवताओं का समय समय पर एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, जन्मदिन, एनिवर्सरी, क्या किसी विशेष आयोजन पर हम कुछ करते हैं? या पितरों की पूजा की जाती है? अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं है तो मान के चलिएगा उनके घर में आपको इस तरह के दोष दिखेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे ऊपर इन तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है सबसे सुरक्षित हमें वो रखते हैं। उसके बाद देवताओं का नंबर आता है, वही बचा लेते हैं। तो क्या हमें जानकारी भी है इन सब वस्तुओं की, हम इनका ध्यान रखते हैं? तो हमारे मंदिर के देवता, हमारे पितृेश्वर, हमारे कुल देव देवता और हमारे घर के अंदर अतिथि अभ्यागत और किसी कीट पतंग जानवर के लिए क्या हम, या किसी और प्राणी के लिए हम कुछ दानार्थ निकालते हैं? क्या हम बचा हुआ भोजन किसी को देने के अंदर रुचि रखते हैं? क्या इस विचार से निकालते हैं कि मैं 2 रोटी किसी और के लिए बना रहा हूँ कि किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा? वहां वास्तु का आपको आधा दोष, कई प्रकार के दोष तो आपको महसूस ही नहीं होंगे कि ये होता है। जहां ये चीजें नहीं होती है, मैं निश्चित तौर मान के चलिएगा, आप कितने भी समृद्ध हो, आप कितने भी संपन्न हो, वहां आपको दिक्कतें महसूस होंगी। और यदि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई घर में, और मुख्य बात वापस याद दिला रहा हूं, द्वार गणपति जो भूत प्रेत पिशाच की बात है, वो विघ्न विनाशक वक्रतुंड गणपति देवता जो देहली विनायक है, वो घर के बाहर रखते हैं। क्योंकि जब ब्राह्मण पूजा करवा के आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि रोग दोष कष्ट पीड़ा बाधा शत्रु बुद्धि और इस प्रकार की अनेक नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर रखिएगा भगवान। इस घर में आने के बाद तो सुख समृद्धि आनंद यही दीजिएगा हमें। क्या आप इस भावना से अपने घर में निवास करते हैं? यानी आपके लिए वो घर घर है, आपने कभी इसको गृह नहीं माना, वास्तु तो माना ही नहीं, दैवत्व का भाव नहीं रखा, तो सकारात्मक ऊर्जा आपको भी रखनी पड़ेगी उसके प्रति। केवल एक पूजा स्थान लगा देने से सकारात्मक नहीं होता। सही बात है। शयन करने मात्र से नहीं होता है, ये व्यवहार भी घर में होने चाहिए। क्या पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वो भाव रखते हैं? अतिथि अभ्यागत की तरह मान सम्मान बच्चों का रहता है? बच्चों का माता पिता के प्रति वो आदर भाव रहता है? क्या हमारा उनके प्रति स्नेह भाव रहता है? हमेशा 24 घंटे अगर हम लोग काम में रहते हैं तो एक भावना बन जाती है कि हम किसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं, वहां वो घर नहीं है, वो निवास स्थान योग्य नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हमें पढ़ाना है, ऐसे नहीं होता। आपका घर आनंद से रहिए, हमारा घर हम आनंद से रहेंगे। प्रत्येक प्राणी का वहां रहने वाले का पूर्ण अधिकार है, आप जितने आनंद से रह सकते रहेंगे। कई लोग बच्चों को आवाज करने पर डांटते हैं, नहीं, घर में बच्चों की आवाज होनी चाहिए, पड़ोस के बच्चे आने चाहिए। बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। जिन घरों में बच्चे जाना पसंद करते हैं, मान के चलिएगा उन घर की वास्तु बहुत शुद्ध है, उस घर के भूस्वामी की भावना बहुत शुद्ध है। लेकिन जहां जाने से लोग रोके, खुद रुके, हमारा मन ना लगे, हमें वहां का भोजन रुचिकर ना लगे, वहां के पानी पीने में कुछ स्मेल आए, वहां रहने पर शुद्धि रहने के बावजूद भी हमें कुछ नकारात्मक एहसास हो, हमें सुगंध नहीं आती हो, दुर्गंध का एहसास हो, या वहां पर बार बार में हमें किसी प्रकार की, कभी हम देखते हैं कि हमने तो कुछ खाया नहीं, कि हमारे घर में कुछ आ गया, छत पर कुछ मिल गया, अस्थि संचय, कुछ इस प्रकार दोष है, तो जरूर उसे संशोधन कराना चाहिए तत्काल रूप से। किसी के घर में अकाल मृत्यु हो गई है जी, बार बार हो रही है, या अकाल मृत्यु हो गई है, तो उसके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है? अकाल मृत्यु है तब तो नहीं कह सकते, हो सकता है उनकी योग संयोग ऐसी बात हो, या
कई बार दूसरे के कारण भी हमें भागी बनना पड़ता है, लेकिन अगर बार बार में ये होता है, एक क्रम बना हुआ है, वहां पर जरूर उन्हें विचार करना चाहिए। जैसे एक सज्जन, उनके यहाँ घर में बहुत पुराना मकान है, लगभग 100 वर्ष पुराना मकान है राजस्थान में। उनके यहाँ वो मुझे एक दिन कहे कि हमारे यहाँ पंडित जी लगभग 13 वर्ष हो गए गुरु जी, 13 वर्ष से हमारे यहाँ लगभग हर वर्ष एक मृत्यु होती है। उनके घर में एक बीच में मध्य भाग में कुआं बना है ब्रह्म स्थान पर। हम ब्रह्म स्थान को ऊंचा बनाते हैं, जब वेदी बनाते हैं, यज्ञ की वेदी बनाते हैं ब्राह्मण, तो उसे जब चौकोर की तरह दिखती है लोगों को, लेकिन वो थोड़ी सी ऊंचाई बनाई जाती है। मकान में जब बनाते हैं तो हम कहते हैं कि उठा के बनाइए, आजकल बेसमेंट की व्यवस्था है, ये गलत है। घर तो ऊंचाई पे होता है सर, बेसमेंट तो आपकी व्यवस्था है। सही बात है। या तो कॉमर्शियल विचार है या तो कुछ आपको दिक्कत है, तब आप उसको करवा रहे हैं कि मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। वास्तु एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देता है, वास्तु तो वास्तु देता है। आप उसमें एक्स्ट्रा निकालते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर आप सोचते हैं कि मैं वास्तु विचार कर लूं। घर में बेसमेंट होना वास्तु दोष माना जाता है, वास्तु दोष का सूचक है। हाँ, कोई गुप्त किसी किले दुर्ग इत्यादि में बनाया गया विशेष प्रयोजन से, उसका कहीं और रास्ता है, कुछ और बात है, तो मुख्य भवन नहीं होता। तो उनके घर में एक बोरिंग, बहुत बड़ा कुआं है और बहुत गहरा है। उन्होंने कहा अब क्या कुएं बावड़ी जल को बंद कराने देना भी दिक्कत है, भवन छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। कह देना बहुत आसान है, मेरे जैसे जो किस वास्तुविद से, ज्योतिषी से कह देना आसान है, आप इस भवन को छोड़ दीजिए। लेकिन ये अर्थकारी युग है। एक मकान लेने के अंदर व्यक्ति की पूरे जीवन की पूंजी निकल जाती है। सही बात है। तो क्या इतना आसानी से हो सकता है? लेकिन उसमें जो परिवर्तन हो सकते संभव वो किए गए उपाय, धीरे धीरे उसको उपयोग करना बंद करा। अब उसे बंद कराने पर, क्योंकि वो तो भूगर्भ का जल है, तो उसे बंद करने में ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से मत कीजिए। उसकी अलग प्रकार से व्यवस्था बनाई गई, उसके उपाय बताए गए। थोड़ा लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन अब विगत 4-5 साल से उनके यहाँ बहुत आराम है। तो ये अपने अपने अनुभव भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और हमें भी या किसी की दिक्कत भी होती है तो अच्छे गुरुजन लोगों से उसका विचार करना चाहिए। देखिए, कभी किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है, तो वैसी स्थिति में दिक्कत होती है। थोड़ा सा सर मूव करते हैं, कॉमर्शियल वास्तु की तरफ आते हैं। जी एकदम, ये मैं कहूंगा आपने मूव नहीं किया, इसको आपने स्टेप ऑन कर लिया हमारे लिए। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ज्योतिष वास्तुशास्त्र में भी प्राचीन काल से ही जो है हमारे लिए कॉमर्शियल मुहूर्त विचार व्यवस्था दी है, यानी व्यापार विपणी मुहूर्त। और जिसका मुहूर्त है उसकी व्यवस्था भी है। हाँ जी। विपणी मतलब दुकान, और व्यापार का मतलब पूरा बड़ा क्षेत्र में व्यापार जी, उसका वास्तु विचार होता है। और इसके लिए हम लोग, मैंने भी कई कॉमर्शियल स्पेसेस का वास्तु डिजाइन किया है। कॉम्प्लेक्सेस हो, शॉप्स हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, होटल, रिसोर्ट, कॉलेजेस, स्कूल। सॉरी, मैं आपसे उसके लिए कॉमर्शियल वास्तु में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आज के जिन्होंने करवाया है या जिस पर्पज से करा रहे, उनका उद्देश्य शिक्षा विद्या देना नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं खोला। उन्होंने तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है, और उसके लिए वो अच्छी खासी मोटी सारी फीस लेते हैं और डिग्री देते हैं। लेकिन शिक्षालयों के लिए भी, गुरुकुल के लिए भी वास्तु विचार होता है, तो कॉमर्शियल वास्तु में उसे इंक्लूड करते हैं। होटल के वास्तु में डिजाइन किया है, बहुत रिसोर्ट, बहुत सारे हमने रिजॉर्ट, और इसके जो आपके होम स्टेज और इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए भी वास्तु में व्यवस्था बनाई गई। लेकिन आप कहेंगे कि सर इस नाम से तो कुछ नहीं मिलता। जी नहीं, इस नाम से नहीं मिलता, उसे उस विचार से बदल के देखा जाता है। तो सेल्स एकदम से इंक्रीज हो जाए, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो होटल है, चाहे वो होम स्टे है, या किसी भी तरीके की दुकान या शॉप का निर्माण कर रहे हैं या उसमें कार्य कर रहे हैं, हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा ज्यादा आए, सेल इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल ठीक है। वो करने के लिए वास्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? सबसे पहला परिवर्तन, शुभ मुहूर्त का विचार जरूर कीजिए। जी, लेने के पहले दैर्घ्य विस्तार का विचार होता है कि ये हमारे लिए शुभ है या नहीं है, या आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अच्छा वास्तु विधि आपको बता पाएगा कि इसका दैर्घ्य विस्तार नहीं हमें उन्नति देने वाला है या नहीं है। जरूर नहीं कि सारी दिशाएं खराब होती हैं, कि ये साउथ फेसिंग है तो ये खराब हो गया, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट फेसिंग है तो खराब हो गया। मैं आपसे पहले भी कहा था कि ज्योतिष में मकान हो चाहे दुकान हो, जाए कोई कॉमर्शियल स्थान हो, उसमें द्वार व्यवस्था ज्योतिषी बताता, वास्तुविद बताता आपको कि द्वार कहाँ होगा। तो एक कॉमन बात है कि पूरब का उत्तर का बढ़िया होता है और साउथ वाला खराब होता है। ऐसा नहीं होता, सबसे बढ़िया तो वेस्ट वाला होता है।
कॉमर्शियल में, क्योंकि पश्चिम में धन संपदा, जो निवास स्थान है पूर्व पश्चिम का तो जो स्थान है वो ज्यादा सौख्यकारी है, चंद्रमा का स्थान माना जाता है। और उसमें उस क्षेत्र में अगर व्यापार के स्थल के लिए व्यवस्था बन जाए, उस मुखी का विचार हो जाए, वहाँ हमारा मुख्य जो प्रोडक्ट है वो रख दिया जाए, या वहाँ पे हमारा गल्ला हो, काउंटर हो हमारा, वो बड़े काम करता है। साथ में दुकान में किसी अच्छे श्री यंत्र को श्री विद्या के द्वारा स्थापित कराना चाहिए, गणपति यंत्र को स्थापित कराना चाहिए, और वहां पर भी द्वार गणपति की व्यवस्था होती है। ठीक है, ये तो बात हुई दुकान की। लेकिन जहाँ पे बड़े रिसोर्ट इत्यादि होते हैं उनके लिए मुहूर्त के साथ साथ में वहां पर बहुत से टूल्स, जैसे आप कह सकते हैं छोटे छोटे रेमेडीज उसके साथ लगाई जाती है, जैसे कि वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष में, वास्तु का, वास्तु दोष निवारण का। पेड़ पौधे उससे लगा दी जाते हैं। मंदिर का निर्माण कहाँ होगा, यदि कोई होटल रिसोर्ट, कोई बड़ी जगह है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई मंदिर, कोई कॉलेज इत्यादि है, भूमि भवन में कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसका मंदिर कहाँ बनेगा, किस देवता का मंदिर बनाना चाहिए, उसका मुख किधर बनाए, 4 मुख वाला बनाए कि 3 मुख वाला बनाए कि 1 मुख वाला बनाए, इसकी व्यवस्था, उसकी सीढ़ियां कितनी होंगी, वो आपके बाकी पूरे एरिया को कवर अप कर लेता है। तो एक ऐसा उपाय है जो बाकी सबको कंट्रोल कर सकता है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव कम बने। तीसरी बात की वहां पर विश्वकर्मा का स्थान देना, यदि वो मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि की क्षेत्र है तो वहाँ बहुत जरूरी है विश्वकर्मा का स्थान होना। यदि कोई कपड़ा इंडस्ट्री है या मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पर मार्बल इत्यादि की व्यवस्थाओं में अन्य प्रकार की चीजें देखी जाती हैं, तो वहाँ पर ऐसी उनको विचार जरूर किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री वाले पे भी पार्ट पर हम आएंगे जी। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, शॉप चला रहा है, स्कूल चला रहा है, होटल चला रहा है, और उस पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि कर्जा ना हो, लेकिन कर्जे में डूबता जा रहा है जी, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है वास्तु के हिसाब से? उन्हें सबसे पहले अपने वहां का जल का स्थान का विचार करवाना चाहिए। जल का स्थान मतलब निकासी और जल को रखने की जगह। ठीक है, तो उसमें वाटर टैंक से लेकर के जो छत पर टंकियां रखी जाती हैं उसका स्थान, प्लस जो बारिश का या जो कहिए कि उस भवन का जो जल का सारे गंदगी इत्यादि को निकास है वो किधर जा रहा है उसका विचार किया जाता है। ठीक है, तो यदि वो ठीक है तो वो उचित रहता है, यदि वो गड़बड़ है तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। अगर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस केसेस में क्या करें? व्यापार वालों के अंदर में व्यापार का मुख्य द्वार देखा जाता है। ठीक है, व्यापार में बड़े व्यापारों के अंदर उसमें आप जो जिस जगह पे अपना सामान सामग्री को स्टोर करते हैं, कहाँ से गाड़ियां लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि कटर इत्यादि कोई बड़ी मशीन लगी है, उसका स्थापना कहाँ होगी उसका विचार बहुत जरूरी है। यदि वह गलत लगी है तो वहाँ दिक्कतें ज्यादा होती है। ओनर के बैठने की जो गद्दी होती है, जो सीट होती है, उसका कितना बड़ा विचार है वास्तु के हिसाब से? बुरा विचार है। सामान्य तौर पर तो कॉमन है कि उत्तर में लोग अपना गेट बना ले या ऑफिस बना लेते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था है तो हम पूर्व में भी रख सकते हैं। कई बार हम लोग पश्चिम में भी आदेश करते हैं कि आपको यहाँ बैठना चाहिए। जैसे फाइनेंस इत्यादि कोई कॉमर्शियल वस्तु है, बैंक है या कोई फाइनेंस की कंपनी है या कोई इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं या जिनका आधुनिक जीवन में फेबुलस चीजों पर या जो आपके आधुनिक संसाधन इन पर कोई काम है, उन्हें पश्चिम या उत्तर पश्चिम का कॉर्नर हम सजेस्ट करते हैं, वहाँ पे अपना ऑफिस बनाइए, बैठने के स्थान बनाइए। ऑफिस अगर वहाँ नहीं है तो उसमें इधर तरफ फेसिंग करके बैठिए। ठीक है, जो ग्राहक या क्लाइंट्स आपके आते हैं वो आपके साउथ फेसिंग पे रहते हैं, आपका फेस उत्तर पे रहता है, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा आदमी काम करता है। और अगर स्टाफ टिकता नहीं है, लॉयल नहीं है, लोग आते हैं कुछ दिन काम करते हैं, आपका अग्निकोण जो वहाँ पर मुख्य रूप से जो जहाँ से आपका अग्नि लाइट का जो सोर्स है, जो आपने पिलर या जहाँ से आपने मेन कनेक्शन लिया है वो ठीक नहीं हो। दूसरी बात, उस आपका वहाँ का जो शौचालय बना हुआ है वो ठीक से नहीं बना हुआ, तो कई बार ये दिक्कतें होती हैं, उसका विचार करा लेना चाहिए, वो चेक करा लेना चाहिए। सही वास्तु कंसल्टेंट को कैसे पहचाने? एक गंभीर प्रश्न है। आप उनकी शिक्षा को चेक कीजिए और फिर अनुभव को चेक कीजिए। देखिए, भारत में मैं मानता हूं कि ग्रामीण छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आदमी प्रसिद्धि से पहचाना जाता है जी, ठीक है। रही बात
बाकी जगहों पर तो आजकल लोग बाग सर्च कर लेते हैं किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, गूगल रेटिंग्स उससे देख लेते अच्छा है हैं। आप उसकी रेटिंग्स ना देख करके उनकी शिक्षा देखिए, क्या वो उतना जानकार है या नहीं। हाँ, ये विचार मत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा ये अवान्तर जुड़े हुए विषय हैं। अच्छा दैवज्ञ, अच्छा ज्योतिषी तीनों पर बराबर अधिकार रखता है। ये कई बार प्रश्न होता है हम लोगों से, क्या आप कुंडली देखते हो तो हस्तरेखा भी देख लेते हैं? भाई सारे डिपार्टमेंट आप कैसे देख लेंगे? भाई पंच विद्या तो पढ़ाई जाती है हमें जी। जो परंपरा रूप से ज्योतिष पढ़ गया उनकी चर्चा कर रहा हूँ। जो साल 6 महीने के कोर्स डिप्लोमा इत्यादि करके बैठे उन्हें तो मना ही किया जाता है पहले कि भैया आपके लिए ये जो है पेशे की तरह इसको आप इस्तेमाल मत कीजिए, जानकारी के तौर पर पहले पढ़िए। आप जिस विषय को पढ़ने में एक व्यक्ति अपना जीवन का 7 से 10 साल देता है, उससे कोई व्यक्ति सोचे कि मैं 6 महीना 10 क्लास करके या कुछ समय दे करके सीख लूंगा, सीखने की विद्या नहीं, मूल से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो अच्छे की जानकारी के लिए आप विद्वानों को ढूंढिए, और विद्वानों को ढूंढने के लिए यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे से कराइए, किसी और से कराइए, हमारी टीम से कराइए। उसके लिए आप अपने आसपास के संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर में, वो प्रायः हर क्षेत्र में होती है, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालयों, संस्कृत यूनिवर्सिटी पर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट्स में आप उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब तो धीरे धीरे लोगों भाग प्रसिद्ध भी हो रहे हैं, तो वहाँ से आप उनको संपर्क कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जानकार कितने हैं। आप अपने अलावा अगर किसी वास्तु विशेषज्ञ का नाम लेना चाहें तो किसका लेंगे भारत में? मैं मेरे परम सम्मानीय गुरुजनों का नाम लेना चाहूँगा। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे गुरु जी, प्रोफेसर सुभाष पांडे गुरु, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी गुरु जी, चंद्रमौली उपाध्याय गुरु जी, चंद्रमा पांडे गुरु जी, जिनके साथ हमने जाके व्यक्तिगत रूप से किया है, देखा है। प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरु जी महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार जो है उनसे अलंकृत है। ये सभी विद्वान अलंकृत हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से। और भी अनेक विद्वान हमारे गुरुजन लोग हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि आप उनसे, हालांकि उनके समय कम होता है क्योंकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और पढ़ने पढ़ाने में ही वो इस तरह की गतिविधियों में कम उपलब्ध है, लेकिन हाँ वे आपको उचित लोगों की तरफ भेज सकते हैं कि इनसे आप बात कर सकते हैं। काशी के अंदर आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है, बट जेन्युइन लीजिए। अगर शहर के वास्तु के हिसाब से बात करें तो आपको क्या लगता है कि वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से सबसे अच्छा शहर कौन सा, जहाँ पे पूरे 5 तत्व की एनर्जी जो है एकदम बैलेंस है? बहुत बेस्ट प्रश्न पूछा आपसे। वास्तु का सबसे जो बढ़िया नमूना है या जो कोई उदाहरण कहिए आप, वो है जयपुर। जयपुर नगर ही बनाया गया था आचार्य विद्याधर भट्ट द्वारा, जो ज्योतिषी और वास्तुविद थे उस समय के। राजा सवाई मान जयसिंह ने उन्हें बुलाया, उन्होंने पूरे शहर का नक्शा बनाया, और आज उनके नाम से भी जयपुर में एक पूरा एरिया है, उसका नाम है विद्याधर नगर। उन्होंने पूरे शहर को ही उसके हिसाब से बनाया है कि किधर राजा के सामंत रहेंगे, किधर राज रहेंगे, किधर रानी रहेंगी, किधर बाकी लोग रहेंगे, निवास करने वाले लोग जो हैं सेवक लोग कहाँ रहेंगे, गोला बारूद असलाह की व्यवस्था कहाँ होगी, जानवर कहाँ रहेंगे, उनके साथ वाले कहाँ रहेंगे, शौचालय का निर्माण कहाँ होगा, दुर्ग कहाँ होगा, यहाँ से वहां तक की व्यवस्था कैसे होगी, जलाशय कहाँ होगा, जलाशय का निर्माण कहाँ होगा, धूप कहाँ से आएगी, छांव कहाँ से आएगी, सुबह कहाँ से दिख जाएगी, शाम कहाँ से आपको अच्छी लगेगी, किस जगह पर रहने से संतान की प्राप्ति होगी, कब किस जगह आपको, आप टेंशन में भाई परेशान है तो आपको किस कॉर्नर में बैठना है, यह तक व्यवस्था आपको मिलेगी। और जयपुर में एक नहीं 5-5 दुर्ग है, और उसके अलावा जो छोटी मोटी और बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ से इन सब पे ध्यान दिया जाता है। और सबसे बारीक जो है इसके ऊपर, और जो वास्तु पे बहुत गंभीर ज्योतिष के अंदर जो है विभागों में आज भी शोध हो रहे हैं, पीएचडी हुई है और हो रही है। तो सिटीज को लेकर के दिल्ली, जो सेंट्रल दिल्ली है हमारा मुख्य, जहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन इत्यादि, अभी जो नया संसद भवन बना है वो पूरा वास्तु पे आधारित है, और विद्वानों द्वारा सर्टिफाइड करके उस क्षेत्र को देख करके प्रमाणित करके बनाया गया है। वो वहाँ पर लिखा हुआ भी संसद भवन की दीवारों पर, उसका शिलालेख भी लगा हुआ है। और अभी राम मंदिर नया उदाहरण, हमारे गुरुजन गए थे, उसमें मौका हमारे को भी था क्योंकि व्यवस्था उसमें कोरोना की थी, थोड़ा नहीं जा पाए थे, लेकिन मुहूर्त से लेकर के, नींव के मुहूर्त से लेकर के आप लोगों ने सब अपनी आंख के सामने सोशल मीडिया पर देखा है, प्रिंट मीडिया पर देखा है और टीवी चैनल्स पर देखा है। अभी उसमें झंडा आरोहण था, तो ध्वज आरोहण का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है वास्तु में। घर में भी ध्वज लगता है, झंडा लगाते हैं, आपको प्राय नहीं मिलेगा, फ्लैट में कम से कम नहीं मिलेगा, ध्वज होना चाहिए। अगर उत्तरी कोने पर, पूर्व उत्तर के कॉर्नर पे, ईशान कोण पर ध्वज नहीं है और
बाकी वास्तु ठीक भी है तो समझिए कि बहुत जल्दी वहां पर नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। तो तो ध्वज कैसा लगाना चाहिए? देश का झंडा लगाएं या कोई रेड फ्लैग ध्वज वहां कहा गया है, हम्म आप कोई भी ध्वज लगाइए, खास तौर से अब आपने कहा प्रमाणित क्या है या कुछ हम्म इजी क्या होता है, तो या तो रेक्टेंगुलर शेप हो अथवा त्रिकोना हो, ट्रायंगुलर शेप, भगवा कलर, उसमें भगवा कलर हो, आपके किसी अभिष्ट देवता का नाम लिखवाना चाहते हैं वह हो, आप श्री राम का नाम लिखाना चाहते हैं जय श्री राम लिखाइए। हनुमान जी का ध्वज बड़ा प्रसिद्ध है, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन के रथ पर भी लगवाया था, तो हनुमान जी का ध्वज बड़ा प्रसिद्ध है। भैरव जी का ध्वज बड़ा प्रसिद्ध है। माता जगदम्बिका का ध्वज बड़ा प्रसिद्ध है, रात लाल वस्त्र का होता है, सुनहरी उसकी कोटेशन होती है, वो आपकी घर की जो ध्वज पताका लहरती है उस व्यक्ति की कीर्ति लहरती है, और वो उस नैऋत्य कोण से आने वाली सारी ऊर्जा को लेकर के बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा सा सर अब और आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु की तरफ बढ़ते हैं। जी, आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं और लोग चाहते हैं कि वो वास्तु कंप्लायंस के हिसाब से ही बनाए। जी बिल्कुल सही तो बात है। उसमें क्या देखा गया है इंडस्ट्रियल वास्तु में? इंडस्ट्रियल क्या वास्तु में जो पूरा पूरा क्षेत्रफल होता है, जब कोई आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा बनाया जाता है, जी, तो जब आपके पास में कई बार तो मैं देख रहा हूँ आजकल की, कई बार तो उसको भी चयन करते हैं कि भाई इस भूमि को बनाना है, तो उस भूमि को वो भी पहले वास्तु के हिसाब से चयनित करा लेते हैं, सरकार भी अच्छे आर्किटेक्चर द्वारा, क्योंकि वो नक्शा बना हुआ होता है, वे ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, यदि आपका कोई इसमें क्षेत्रफल है, आपका कोई एरिया है, आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो प्रमुख 13 इंडस्ट्री हमारी, उसमें से आप किस में आप जाना चाहते हैं, तो हर इंडस्ट्री के हिसाब से वो वास्तु परिवर्तित होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं, आप सेल्स में हैं, आपका कोई स्टोर जो उसे वेयर हाउस बोलते हैं वो लिया है आपने, या कोई निर्माण की सामग्री वहां बनती है, या केवल हमने एक कॉमर्शियल लिया है कि वहां सामान आएगा और जाएगा, जिसे डिलीवरी वाला जो सेंटर बना रखा है आपने जी, इन सब का उसमें विचार होता है। तो अलग अलग वास्तु कार्य हिसाब से उसका वास्तु का डिजाइन किया जाता है। मान लीजिए कोई बड़ी मशीनें रखनी है जो बहुत भारी भरकम जिनका वजन है, तो वो किस डायरेक्शन में? सामान्य तौर पर वास्तु में कहा गया है कि भैया घर में भी और कम से इंडस्ट्रियल वास्तु में भारी भरकम वस्तु या लोडिंग अनलोडिंग जिसकी हम चर्चा करते हैं, रॉ स्क्रैप रखना है तो आप साउथ वेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हैवी मशीनें लगानी है तो आप उसको वेस्ट से साउथ के बीच में लगाएंगे तो बेटर होगा। कपड़ा इंडस्ट्री लगानी है तो फिर हम वेस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे जाते हैं। या मिल्क प्रोडक्शन है, कोई इस तरह के फार्म वाली जो चीजें हैं, सीडिंग की चीजें हैं, उसे ईस्ट में प्रेफर करते हैं। और रॉ मटेरियल किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? रॉ मटेरियल भी डिपेंड करता है आपके काम पर। सामान्य तौर पर हमने आपसे कहा कि वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसको आप यूज कर सकते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में रखें जो कि बहुत जल्दी निकल जाए? हाँ, उसे हम नॉर्थ में प्रेफर कराते हैं, कई बार ईस्ट में भी देखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे आपको बिजली का सामान बनाते हैं, आपने कोई आयरन का प्रोडक्ट बनाया, तो आप उससे अग्निकोण और साउथ से भी उसे आप निकाल सकते हैं। आपके हिसाब से वो एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक क्या है जो आज के टाइम में हर एक व्यक्ति करता है जिसके दिमाग में वास्तु के हिसाब से? 3 कॉमन मिस्टेक है। पहली, मुहूर्त का विचार नहीं करता है। दूसरी बात, वहां पे वास्तु शांति की विधि का विचार नहीं होता है। तीसरी बात, प्रारंभ करने के बाद, समस्या आने के बाद वास्तु विचार करते हैं। ज्योतिष वास्तु समस्या आने के बाद के विचार नहीं है, पूर्व के विचार की व्यवस्था है। और इट इज ए साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये व्यक्ति के बताने, सुनने वाले के सुनने और अनुभव के आधार पर निर्भर करता है। और मैं शब्द कहा हूं, गंभीरता से लीजिएगा सब जने, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं होती हैं। संभावनाओं को कई बार और भी कारणों से अवान्तर, उसमें बाह्य आंतर 2 तरह के कारण भी हो सकते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, उस कारण भी दिक्कत आती है। हमारे वहां पर कुछ तंत्र मंत्र इत्यादि से किसी ने व्यापार रोक दिया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, ये हमने देखा है कई बार। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ हवन इत्यादि वहां कराए जाते हैं। गणपति प्रयोग कराए जाते हैं, दुर्गा सहस्त्रार्चन, शतचंडी सहस्त्रचंडियां कराई जाती है। डालमिया, यही गाजियाबाद में बगल में डालमिया जी की फैक्ट्रियां थी, एक समय था, बंद हो गई है। शोरूम भी बंद हो गए। बहुत सारे कारण होते हैं, हम किसी व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे, लेकिन कई बार देखते हैं कई का अब उन्होंने दूसरा चालू कर लिया है आज वो भी उसी लाइन में ही, तो उसका विचार वो लोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने भूमि का, घर का, शॉप का, इंडस्ट्री का या कोई भी नया व्यापार चालू कर रहे हो, वास्तु कराना चाहते हो, या कोई सरकार ये वीडियो देख रही है, आप कोई नया भवन निर्माण कर रहे हो, कोई नई योजना ला रहे हो, उसके लिए स्कूल, कॉलेज या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हो और शुभ मुहूर्त चेक कराना चाहते हो,
भूमि चेक कराना चाहते हो कि क्या ये भूमि की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या जो हम कार्य यहाँ करने वाले हैं वो शुभ होगा या अशुभ रहेगा, या जो आप घर मकान बना रहे हो या कोई बड़ा अपार्टमेंट बना रहे हो तो उसकी सेल फटाफट हो जाएगी या वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, या उसके लिए क्या रेमेडीज हैं, क्या उपाय आप कर सकते हो, किस तरीके से विधि विधान वेदों में लिखा गया है वास्तु दोष को हटाने के लिए। तो आप डॉक्टर के वी शर्मा जी से संपर्क कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया एड्रेस, वेबसाइट, कंप्लीट डिटेल। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी मन में प्रश्न आ रहा हो इस वक्त आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में संपूर्ण रूप से पूछ सकते हो कि सर हमारे घर में इस तरीके की समस्या चल रही है, क्या ये वास्तु दोष के हिसाब से है या हमारे कुंडली में कोई दोष है उसके हिसाब से है, तो आप वो भी उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो हमें देखने के लिए इतने समय तक आपका दिल से धन्यवाद, अगर आप हमें आखिरी तक देख रहे हैं। एंड डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ जाए। वास्तु पे जो आपने बहुत गहरी बातें बताई हैं, आई होप हमारे ऑडियंस को वो समझ में आई होंगी, और इससे ज्यादा और डीपर जा सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करी कि अभी इसको सरल रखते हैं। अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं डीपर विषय पे तो आप जरूर डायरेक्ट सीधे सर से संपर्क करें, उनका नंबर आपको अभी भी दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।